Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. सो गाइज एज यूजली आप सभी को पता है हम लोग ऑलरेडी आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 से काफ़ी टॉपिक्स पर डिस्कशन कर चुके हैं। आपके रिसर्च मैथडोलॉजी पे हमने 3 पार्ट्स में आपके पीवाईक्यू को डिस्कस किया था। इसके बाद हमने आपके यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिस्कस किया था। और अब हम आज के अपने इस सेशन में सैम्पल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपकी सारी ही 10 यूनिट्स, जो टोटल 10 यूनिट्स हैं, सभी का कह सकते हैं आपकी एक मिक्सचर है। ठीक है, आपको हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो एक मिक्सअप रहेगा ये आपके क्वेश्चंस का, आपकी पूरी 10 यूनिट का पेपर 1 की। ठीक है, जो कि आपका जनरल पेपर है। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, आपका जो प्रिपरेशन है उसमें उतनी ज़्यादा दम आएगी। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अब हम सैम्पल क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो इसी तरह से हमारे अलग अलग एफर्ट्स आप तक पहुंच सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम अलग अलग तरह से आपको एज मैनी पॉसिबल एज क्वेश्चंस को हम आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप क्या कर सकें, अपनी प्रैक्टिस को एक नया मोड़ दे सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम और अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है ऑलरेडी, आप लोग जानते हैं अपनी यूनिट्स को। फर्स्ट आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, फिर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड रहता है, फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, कम्युनिकेशन रहता है, रीजनिंग भी आती है आपको। ठीक है, आपने उसमें ब्लड रिलेशंस हो गए, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेटिकल और वेन डायग्राम वगैरह आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, टेबल वगैरह दे दी जाती है, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं ग्राफ वगैरह से। इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन होता है। पीपल और एनवायरनमेंट आप सभी को पता है, बहुत ही अच्छी यूनिट है ये। और फिर आपका हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट 10 रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस, की इंफॉर्मेशन दी जाए सिलेबस से रिलेटेड, या डेवलप किया जाए थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स की थिंकिंग पावर को डेवलप किया जाए, या फिर टू डिक्टेट नोट्स टू स्टूडेंट्स, या फिर स्टूडेंट को नोट्स डिक्टेट किए जाएं, या फिर टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, या फिर स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन पास करने के लिए प्रिपेयर कराया जाए। तो उद्देश्य की यहाँ पर बात हो रही है शिक्षण के। तो शिक्षण के उद्देश्य की अगर हम बात करें, ऑप्शंस काटना शुरू करेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पास कराना है स्टूडेंट को। एग्जामिनेशन पास कराने का क्या है, आप जो भी एग्जामिनर है वो मार्क्स दे दे तो ऑब्वियसली बच्चा पास कर जाएगा, है ना। तो टीचिंग का ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चा सिर्फ पास होना चाहिए, ना ही ये है कि आप नोट्स क्लास में गए और नोट्स को डिक्टेट कर दिया, चाहे उनको समझ में आया या नहीं आया, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनके डाउट्स क्या हैं, उनके डाउट्स को क्लियर करना भी आपने क्लियर नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको क्लियर करना है आपको या नहीं। तो ये भी यहाँ पर आपका नहीं रहेगा। और सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देना ही सिर्फ आपका टीचिंग का उद्देश्य नहीं है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। बल्कि क्या है कि डेवलप किया जाए जो स्टूडेंट्स की थिंकिंग पावर है उसको, कि कैसे आप उनमें चिंतन को जो है वो बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये आप उद्देश्य रहता है टीचिंग का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ पर हम बात करें तो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग का एक अच्छा मेथड क्या रहता है कि आप लेक्चर दे दें और डिक्टेशन कराएं, सेमिनार या फिर प्रोजेक्ट रखें, सेमिनार और डिक्टेशन करें, या डिक्टेशन और असाइनमेंट करें। तो देखिए, बात अगर आ रही है डिक्टेशन की, तो देखिए डिक्टेशन जो है वो एक अच्छा मेथड नहीं है टीचिंग का। हम आपको पहले ऐसा ही हुआ करता था ना, पहले का जो टाइम था उसमें इमला बोला जाता था बच्चों को, डिक्टेशन करिए। ठीक है, डिक्टेशन आपकी वोकैबुलरी को
बढ़ाता है, आपकी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाता है। बट अगर हम एक अच्छे मेथड की बात करें कि किस तरह से आपको पढ़ाना चाहिए, तो ये आपका डिक्टेशन नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो करके सीखने वाला जो काम होता है वो ज़्यादा आपका परमानेंट रहता है। तो करके सीखने से जो है स्टूडेंट बहुत बेहतर तरीके से सीख पाता है और वो एक ड्यूरेबल रहता है, मतलब लंबे समय तक वो उसका जो लर्निंग है वो स्टेबल रहती है। तो यहाँ पर डिक्टेशन की वजह से ये, और लेक्चर भी नहीं, कि लेक्चर का मतलब क्या है, टीचर क्लास में गया, उसने एक टॉपिक उठाया और उसको बस उसने अपनी तरफ से बोल दिया, सामने वाले का क्या ओपिनियन है, उसको समझ आया या नहीं आया, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहाँ उसको डाउट हो रहा है उसको भी क्लियर नहीं करना, बस वो अपना बोलेगा और बोल के चला जाएगा। तो ये भी एक अच्छा मेथड नहीं आता है। सेमिनार एक अच्छा मेथड है, बट डिक्टेशन आने के साथ ही गलत हो जाता है, और या फिर डिक्टेशन है इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आपका सेमिनार और प्रोजेक्ट है। सेमिनार कंडक्ट कराए जाएँ, क्योंकि सेमिनार में क्या है, जैसे आप लोगों ने एड्स सुन रखे होंगे, ठीक है, तो विजुअल एड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं लर्निंग के लिए। तो सेमिनार में आपके विजुअल एड्स होते हैं, क्योंकि आप प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं, और जब प्रोजेक्ट आप खुद किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, खुद से कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, तो वही करके सीखने वाला जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टीचर यूजेस टीचिंग एड्स फॉर। अब जो टीचर हैं वो टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, ताकि वो टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सकें, या फिर मेकिंग टीचिंग विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर टीचिंग को स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर रख सके, मतलब ऐसे पढ़ाएं कि बच्चा समझ सके, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स को अटेंटिव बनाए, या फिर द सेक ऑफ इट्स यूज़, मतलब वो उसको मतलब किस तरह से काम आए। तो ये तो नहीं है, द सेक ऑफ इट्स यूज़ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 ऑप्शंस हमारे बचते हैं, इनमें स्टूडेंट्स को अटेंटिव बनाना ठीक है, लेकिन यहाँ पर टीचर इसलिए यूज़ नहीं करता इसका, और टीचिंग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी नहीं होता। जो इसका उद्देश्य सबसे ज़्यादा टीचिंग इसका जो इस्तेमाल किया जाता है टीचर के द्वारा, वो किया जाता है कि जो टीचिंग है वो स्टूडेंट्स के लेवल मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंतर्गत हो। अगला है, इफेक्टिव ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन। अब जो शिक्षण है वो प्रभावशाली है, ये किस पर डिपेंड करेगा, टीचर की क्वालिफिकेशन पे, कि टीचर की क्वालिफिकेशन कितनी है, पर्सनैलिटी कैसी है टीचर की उस पे, या फिर टीचर की हैंडराइटिंग पे, या फिर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर। तो देखिए, क्वालिफिकेशन टीचर की क्या है, इट डजंट मीन एनीथिंग। आपकी मैं अगर बात करूं, आप एक ऐसा कैंडिडेट जो पीएचडी किया हुआ है और एक वो कैंडिडेट जो अभी रिसेंटली 12th पास आउट हुआ है, दोनों को अगर हम किसी भी एक टॉपिक को पढ़ाने को दे दें, और मतलब एक दिन पहले कहा जाए कि आपको कल ये टॉपिक पढ़ाना है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो 12th पास आउट स्टूडेंट है ये बेहतर तरीके से उस टॉपिक को समझा सकता है इन कंपैरिजन टू पीएचडी टीचर, यानी कि प्रोफेसर। क्यों? क्योंकि अब क्या है, ये बच्चा अभी रिसेंटली पढ़ के निकला, हाँ ये बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बात है ये खुद एक स्टूडेंट अभी स्टूडेंट की व्यथा को समझा हुआ है, से पता है कि जो डिफ़िकल्टी है वो कहाँ आती है। और इस वजह से ये काफ़ी, ये मतलब एक एक्सपेरिमेंट है, आप चाहें तो आप करके देख सकते हैं अपने घर में भी। तो इसलिए क्वालिफ़िकेशन टीचर की मैटर नहीं करती कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, मोटिव ये है कि वो अपनी बात को आप तक कैसे, आपके सामने कैसे रख रहा है, और अपनी बात को किस हद तक आपको समझा पा रहा है, ठीक है, दैट्स मैटर। तो इसलिए क्वालिफिकेशन जो है टीचर की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे बीएड हो, पीटीसी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, बस वो जो कुछ भी पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, स्टूडेंट्स उसको ईजिली जो है वो अक्वायर कर सकें। नेक्स्ट है टीचर की पर्सनालिटी। देखिए, वो वहाँ पर कोई मॉडलिंग करने नहीं जा रहा है टीचर का काम है क्या देना, नॉलेज देना स्टूडेंट्स को। तो नॉलेज पर्सनालिटी पर डिपेंड नहीं करती। ये ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए अगर कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है, बिल्कुल डेफिनेटली,
बट बात अगर आ जाती है टीचिंग की, तो ज़रूरी नहीं कि जो स्मार्ट है वही, जो दिखने में आपका हैंडसम लग रहे हैं, वो अच्छी टीचिंग दे सकें इन कंपैरिजन टू दोज जो थोड़े से नॉर्मल लुकिंग है, या फिर आप कह सकते हो एवरेज है, बैड लुकिंग है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई कैसा भी कॉम्प्लेक्शन का है, किसी भी पर्सनालिटी का है, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए और किस तरह से वो अपनी बात समझा पा रहा है, ये कौशल उसमें होना चाहिए। तो ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है, और ये भी कट जाएगा। दूसरा, टीचर की हैंडराइटिंग, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हाँ ये है कि क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि पता ही नहीं चल रहा है एच बना है, या फिर मतलब पता ही नहीं चल रहा है एच बना है या फिर बी बना है, क्योंकि अगर हम बात करें कर्सिव के वी की, तो वो इस तरह से ही होती है, ठीक है। अब तो एच, अब वो कर्सिव एच इस तरह से ना बनाए, एच वो ऐसे ही बनाए, कर्सिव का बना रहा है तो एच उसका दिखना चाहिए एच है, बी बना रहा है तो वो बी इस टाइप से। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन आ सकता है कि ये बी है या एच है, तो यहाँ इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वहाँ पर वो अपना एक डिफरेंस रख सके, ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो सकें वो वर्ड्स। तो हैंडराइटिंग क्लियर होनी चाहिए, हर अल्फ़ाबेट लेटर समझ में आना चाहिए, बाकी वो कैसी भी है डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें कट जाएंगी, लेकिन बिल्कुल अब होना क्या चाहिए कि सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टीचर की। मान लीजिए अगर ज्योग्राफी का टीचर है तो वो ज्योग्राफी का मास्टर होना चाहिए, उसको ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो टॉपिक पढ़ा रहा है उस टॉपिक से अगर कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन रेंडमली पूछ लेता है तो वो उसका ऑन द स्पॉट जो है वो आंसर दे सके, ठीक है। तो सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग टीचर में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहता है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन पेपर। एक अच्छे क्वेश्चन पेपर की विशेषता क्या नहीं होती? ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, सब्जेक्टिविटी नहीं होती, नॉट का याद रखना है, या नो यूज़ ऑफ वेग्यू वर्ड्स या रिलायबल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा, दैट इज सब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट, अब हमारे जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से। तो मैंने बोला ना कि मिक्सचर रहेगा आपका, मिक्सअप रहेंगे क्वेश्चंस अलग अलग यूनिट के, 5 क्वेश्चंस करके अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस रहेंगी। तो ये पार्ट 1 है और यहाँ पर हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब हम आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मीन्स। तो पहला क्वेश्चन है, रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू। अब एक रिसर्चर की अगर हम बात करें तो वो जनरली क्या एक्सपेक्ट करता है कि स्टडी ऑफ द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन द फील्ड, मतलब जो पहले की लिटरेचर है फील्ड में उसको वो पढ़े, ये चाहता, ये एक्सपेक्ट करता है, या फिर नए प्रिंसिपल, नई थ्योरीज बनाए वो, या फिर सिंथेसाइज करे आइडियाज़ को जो कि दूसरों के द्वारा दिए गए थे, या फिर एवेल्यूएट करे स्टडी की फाइंडिंग्स को। तो देखिए रिसर्चर जो है, मैंने फिर से आपसे देखिए काफ़ी बार बोला, रिसर्च का मतलब क्या होता है कि कुछ भी जो खोजा जा चुका है, जो खोजा जा चुका है उसको क्या करना, मॉडिफाई करना, उस पर दोबारा से रिसर्च करना, उसमें कुछ नया ऐड करना आपकी रिसर्च कहलाती है। तो बिल्कुल जब आप कुछ नया ऐड करेंगे पुरानी रिसर्च में तो वो आपका क्या कहलाता है, पुरानी सर्च में आप कुछ भी नया ऐड करते हैं तो वही आपका रिसर्च हो जाता है कि आपने किसी भी पहले की खोज पे दोबारा से रिसर्च की, ठीक है। तो जो भी रिसर्चर होता है वो क्या करता है, जब कुछ नया ऐड कर रहा है यानी कि नए प्रिंसिपल, नए सिद्धांत को वो जनरेट करना चाहता है, नई थियरीज बनाना चाहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वन ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज। अब रिसर्च की इनमें से एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रेप्लिकेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। आपको पता है जो इंडिया गवर्नमेंट है वो हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट कराती है। तो जो मेथड होता है रिसर्च का जो कि इस प्रोसेस में यूज़ होता है वो आपका कैसा होता है। तो आप सबको पता है सर्वे होता है ना, सर्वे से पता लगाया जाता है कि एक किसी घर में कितने कितने लोग हैं,
ठीक है। उससे पता चलता है कि जनगणना जो है वो पॉपुलेशन जो है वो कैसे बढ़ रही है, घट रही है, किसकी, मेल्स की बढ़ रही है, फीमेल्स की बढ़ रही है, ठीक है, अडल्ट की, यूथ की, ओल्ड की। तो इस तरह से ये क्या है, एक सर्वे के तौर पे ये सेंसस जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है। वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने 60+ है, कितने 25+ है, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन एकेडमिक एसोसिएशन असेंबल्ड एट वन प्लेस टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ इट्स वर्क एंड फ्यूचर प्लान्स सच एन असेंबली इज नोन एज। अब क्या होता है, एक एकेडमिक एसोसिएशन रखा जाता है जो कि कह सकते हैं आप असेंबल होता है एक ही जगह पे, ठीक है, उपस्थित होता है और वो डिस्कस करता है प्रोग्रेस की, उसकी वर्क की और उस फ्यूचर प्लान्स की प्रोग्रेस पर डिस्कशन करता है। तो ऐसी असेंबलीज को कॉन्फ्रेंस कहते हैं, आप सेमिनार कहते हैं, वर्कशॉप कहते हैं या फिर सिंपोजियम कहते हैं। तो ऐसी जो आपकी असेंबलीज होती हैं इनको क्या कहा जाता है, कॉन्फ्रेंसेस कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, वर्क पे डिस्कस करते हो किसी भी का, सारे लोग अलग अलग, हाँ, यहाँ पर आपको प्रोफेसर्स भी मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्कॉलर्स भी होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट भी, तो अलग अलग लोग होते हैं। वो सब क्या करते हैं, फ्यूचर प्लान्स पर डिस्कशन करते हैं और वर्क पर डिस्कशन करते हैं। तो वो आपका कॉन्फ्रेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। And the last question of our session is, an investigator studied the census data for a given area and prepared a write-up based on them. So such a write-up is called. अब यहाँ पर आपसे बोला है कि एक इन्वेस्टिगेटर जो कुछ भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो वो सेंसस डेटा को जो है वो स्टडी करता है एक गिवन एरिया के लिए और फिर एक कुछ लिखता है उस पे बेस, तो वो क्या कहलाता है। तो ये आप पहले ऑलरेडी नोन है, क्या कहलाएगा, रिसर्च पेपर नहीं, आर्टिकल, थीसिस या रिसर्च। वो थीसिस बहुत बड़ा होता है, आप सभी को पता है, मैंने अभी ऑलरेडी, हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पर थीसिस डिस्कस किया था। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर देखिए रहेगा कि राइट अप, यानी कि किसी चीज़ पे बेस, एक सेंसस डेटा है किसी भी एक गिवन एरिया का, उस पर उसने लिखा तो वो आर्टिकल है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग सो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। और आपके जो भी कोई सजेशन हो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि हमें आपके प्रिपरेशन के लिए क्या नया करना चाहिए, क्या हमें नई वीडियोस लानी चाहिए, तो वो आप हमें ज़रूर बताएं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी किसी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।